हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 7 की साइंस की बुक का चैप्टर 1 पादपों में पोषण, हिंदी मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी देखें। तो लिखा है, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं, है ना। भोजन के यह घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इन्हें हम पोषक कहते हैं, ठीक है। तो यही कि हमने पढ़ा है कि ये हमारे न्यूट्रिशंस हैं, ठीक है। तो ये हमने क्लास 6 में पढ़ाई है कि ये क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब क्या है, भोजन के घटक हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए। पादप यानी पौधे, पादप का मतलब होता है पौधे, स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। मतलब कि जो ह्यूमंस हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्योंकि वो प्लांट से ही फूड को लेते हैं, और जो प्लांट है वो अपना भोजन खुद बनाता है सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, मिनरल्स, इन सब की हेल्प से बनाता है। हम आगे पढ़ेंगे इसे प्रकाश संश्लेषण में। तो अब हम जानेंगे पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकता है। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं और पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जो पोषक पदार्थ होते हैं जिनमें न्यूट्रिशंस होते हैं वो मोड्स जो पोषक पदार्थ होते हैं, मतलब जिसमें न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं, वो ह्यूमन के मतलब इंसान के शरीर का बढ़ना, उसे बिल्ड होना, और वृद्धि मतलब जो हम ग्रो करते हैं, हमारी ग्रो से, और अगर कोई हमारा पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं ये हमारे जीवन के लिए। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, और पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं सो पोषण कहलाती है, ठीक है। तो ठीक है, देखो, पोषण का मतलब पहले हम जानते हैं। पोषण का मतलब हुआ हमारा न्यूट्रिशंस इंग्लिश में न्यूट्रिशन, और स्वपोषी का मतलब हुआ हमारा ऑटोट्रॉपिक। हम ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, और जब हम इसकी मीनिंग जानेंगे तो ये हमारा ऑटोट्रॉपिक होगा। पर वो विधि होती है जिसमें पोषण की वह विधि जिसमें जैसे प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट होते हैं, हम प्लांट को ही स्वपोषी मीन्स ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, क्योंकि जो प्लांट है वही अपना संश्लेषण करते हैं अपने आप और भोजन अपना खुद बनाते हैं। तो ये लिखा है यहाँ पे, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। ऐसे पादपों को हम स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं।
अभी हमने देखा कि जो हमें किससे भोजन मिलता है, हमें प्लांट की हेल्प से भोजन मिलता है। ठीक है, प्लांट की हेल्प से हमें भोजन मिलता है। क्यों? जो फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, वो सब हमें प्लांट ही देता है। और पर प्लांट ही एक ऐसा इकलौता लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमें खाना, मतलब जो हमें खाना दे सकता है, फ्रूट्स है ना, वेजिटेबल्स, ये सब दे सकता है। गाय हमें दूध देती है, पर उसे खाने की ज़रूरत होती है तभी वो हमें दूध देगी। और वो क्या खाती है? घास खाती है ना। तो घास क्या है? एक तरीके से पौधा हुआ। और हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सब क्या हुआ? पौधे से, प्लांट से हमें मिले। अब स्वपोषी का मतलब स्वपोषी, ठीक है, सेल्फ नरिशमेंट, जिसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब हम हेटेरोट्रॉपिक्स यानी विषम पोषी के जीवों को देखते हैं। तो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया कि जो प्लांट होते हैं वही स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि पूरे अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ प्लांट ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो और ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो प्लांट से लेते हैं, क्योंकि वो अपना सिंथेसिस नहीं करते। तो उन्हें जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। इंग्लिश में एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो मीन्स अदर और ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे पहेली क्या कह रही है। यहाँ पे पहेली कह रही है कि पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बनाता। मतलब पादपों, जो प्लांट्स हैं, उनकी तरह ही जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर अपना भोजन क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जो सनलाइट है उसे ऑब्जॉर्व करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा शरीर नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है। मतलब जो पादप है उनकी खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो उनकी खाद्य फैक्ट्री जो है वो एक लीफ है, मतलब लीफ, पत्ती है एक। ओके, मतलब कहाँ स्थित है? तो वो प्लांट में ही स्थित है, पर वो एक पत्ती है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? मतलब जो भोजन है वो पौधे के सभी भाग में होता है या एक विशेष भाग होता है? तो उसका कोई एक विशेष भाग होता है जिसमें वो स्थित होता है। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? मतलब जो खाद की फैक्ट्री है, मतलब हमें पता चल गया लीव है, लीफ, ठीक है। तो अब वहाँ तक उसका संचार कैसे होता है? तो ये सब होता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। पादपों में खाद संश्लेषण का प्रक्रम। अब हम ये देखेंगे फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये यहाँ पे है, पत्ती पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। जो पत्तियाँ हैं वही पौधों की खाद्य, मतलब फैक्ट्रियाँ हैं, भोजन की फैक्ट्री। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने के लिए मृदा से उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब जो फोटोसिंथेसिस का पूरा वो है वो कैसे है? पहले ये प्लांट है, ठीक है, ये एक ट्री है मान लीजिए, और ये ज़मीन है। ये तो हम पहले एक
डायग्राम देखते हैं, एक फिगर देखते हैं। ये फिगर है हमारा एक, तो इस फिगर में हम देख रहे हैं ये एक प्लांट है, यहाँ पे सनफ्लावर है, और यहाँ पे जो सनफ्लावर है यहाँ से तो ये मिट्टी है, तो हम अंदर अंदर देख रहे हैं इसकी जड़ें हैं। अब जिसकी जड़ें हैं यहाँ से इसे जल एवं खनिज वाटर अब्जॉर्व कर रही है और मिनरल्स अब्जॉर्व कर रही है। अब पत्तियों में जो क्लोरोफिल होना ज़रूरी है क्योंकि उससे सनलाइट जो है वो अब्जॉर्ब होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और ऑक्सीजन जा रही है। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट को चाहिए और प्लांट और ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन प्लांट हमें देता है। अब जो सन की ऊर्जा है वो पत्ती में जा रही है, हम देख रहे हैं। तो इसी तरह से उसका पूरा प्रोसेस हमें पता चलता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो पत्ती की सतह पर उपस्थित जो शूट, देखो पत्ती है ना, उसमें ना छोटे 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 बहुत सारे छेद होते हैं, छोटे 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 छोटे। और जो वो छेद होते हैं वो छेद जो पत्ती है ना, उस पत्ती को ऊर्जा लेने में मदद करते हैं कार्बन, और उससे ही वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रवेश करते हैं। पहले यहाँ पे हम कोशिकाओं को देख लेते हैं। तो ये हमारी कोशिकाएं हैं, यहाँ पे कोशिकाएं। तो आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती हैं। जो हमारी जो बॉडी है वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी, उनका जैसे घर बनता है तो वो ईंटों की मदद से बनता है। तो वैसे जो हमारी बॉडी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी के, एनिमल से लेके बर्ड तक, ह्यूमन बीइंग तक, सबके, वो सब कैसे बनते हैं? वो सब कोशिकाओं की हेल्प से बनते हैं। और हमारी जो कोशिका है वो इस तरह से कुछ हमें दिखती है। तो ये कोशिका का आरेख चित्र है। और तो कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जो ये हमारे सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं, कुछ जीव तो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। तो कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना, देखिए हम केंद्र में यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ये हमें यहाँ पे कुछ अजीब सा दिख रहा है, गोल गोल सा सब में। तो हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें केंद्र वाला तो देख लिया आप, फिगर दिखा रहे हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। हम देख रहे हैं वो जेली टाइप से ना कुछ, कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो अब ये हम आगे पहले देख लेते हैं जल्दी से। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है, ये रंध्र द्वार के द्वारा घिरे होते हैं। अब ये देखते हैं, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। 11 पार्ट में हम पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो यही खनिज वगैरह, ठीक है, मतलब जो जल एवं खनिज है वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं, और ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। ठीक है, और वो नली जड़ तथा जो जड़ होती हैं वो तनाव, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली हुई होती हैं। ठीक है, ये जड़ ना यहाँ तक, उससे तो एक छोटा सा बीज होता है वो उससे निकलता है ना, ये तो हमने देखा है। तो उस तरीके से पत्तियों तक पहुँच जाते हैं रूट की हेल्प से।
अब क्लोरोफिल को देखते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल, ठीक है, मतलब हरा वर्णक, ग्रीन पिगमेंट, इसे हम ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। तो ये होता है क्लोरोफिल, इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो ग्रीन ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और क्लोरोफिल सौर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इसलिए मैंने आपको बार बार बताया कि क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। जो ये ऊर्जा है, इसका उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खाद्य विश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये सब जो खाद्य का संश्लेषण होता है, फूड का संश्लेषण, ये सूर्य के उसमें होता है, सूर्य के प्रकाश में होता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण इसीलिए हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। हमने देख लिया कि सनलाइट, देखो क्या क्या होते हैं, सनलाइट होती है, क्लोरोफिल होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो जो इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, पत्तियों द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की जाती है। इस पृथ्वी पर जो ये एक अद्वितीय प्रक्रम है जो पत्तियों द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है, ठीक है। पत्तियों द्वारा संग्रहित की जाती है ऊर्जा, और पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है, पौधों में खाद्य के रूप में आ जाती है। और मतलब खाद्य जो पौधों के लिए ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, उसके रूप में आ जाती है। ट्री को भी ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए होती है, सिर्फ खाना बनने के लिए नहीं, ठीक है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरण स्रोत है, सभी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए ये हमारे लिए चरण स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान चलिए यहाँ तक समझा दूँ। देखो, जो इस पैरा से हमें पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें प्लांट से ही, पहली बात तो हमें प्लांट से हमें फूड मिलता है, प्लस ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। अब अगर प्लांट नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य नहीं होगा और भोजन बनना मुश्किल हो जाएगा और प्लांट ग्रो नहीं करेगा, तो क्या होगा कि हम लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, ठीक है। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। मान लो पानी पीकर जिएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन तो कल्पना भी करना नहीं रह जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 और 2 पे खाना पानी। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं 1.2 देखेंगे पहले, तब समझेंगे फिर, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। तो ये हम 1.3 में देखेंगे, वही डायग्राम है ये जो हमने देखा था। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ये रहा, ये चीज़ हमें समझनी इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसे समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, एंड कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन।
तो इसे इंग्लिश में तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दिस सनलाइट टू क्लोरोफिल, और एक कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ये इस तरह से लिखेंगे। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। ये जो है इस प्रक्रम में ये जो प्रक्रम दिया हुआ है इसमें ऑक्सीजन बनती है। कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित होता है। जैसे हम सुनते हैं पोटैटो में स्टार्च होता है, तो पोटैटो से स्टार्च हटा देना चाहिए, स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो पहले हम 1.2 और 1.3 देखते हैं। तो ये हमें दिख रही है एक लीफ, देखो यहाँ पे ये है एक पत्ती। ठीक है, अब ये पत्ती जो है यहाँ पे हम पत्ती का ये जरा सा इन्होंने पार्ट दिखाया, तो इस तरह से पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, द्वार कोशिकाएं दिख रही हैं, रंध्री द्वार दिख रहा है ना। द्वार कोशिकाएं क्या हुई, गार्ड सेल, और रंध्री द्वार क्या हुई, स्टोमेटल ओपिनियन। ठीक है, सो ये सब हमें दिख रहा है। और ये यहाँ पे हम अगर नज़र डालेंगे तो ये हमें क्लोरोफिल ग्रीन दिख रहा है, क्लोरोफिल है। और ये यहाँ पे जो द्वार कोशिकाएं दिख रही हैं, और रंध्र भी हमें दिख रहा है, स्टोमा। ये पत्ती की काट है, बी पत्ती की काट है ये। तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने इसमें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी और पैरा पढ़ेंगे।